हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्पॉन्जीज में पाए जाने वाले एंडोस्केलेटन यानी कि अंतःकंकाल के बारे में स्टडी करेंगे। स्पॉन्जीज जो कि कॉमन नेम है संघ पॉरीफेरा का, उसमें दो लेयर्स पाई जाती हैं, यानी एक प्रकार से ये डिप्लोब्लास्टिक है। हालांकि इन दो लेयर्स को भी ट्रू सेलुलर लेयर्स नहीं माना जाता, क्योंकि सेल्स जो हैं लूजली अरेंज रहते हैं, उनके बीच में स्पेसेस काफ़ी होते हैं। तो ये जो दो लेयर्स हैं, जिनमें से एक है आउटर पेनेकोडर्म और इनर कोएनोडर्म, यानी जो बाहर की तरफ होती है वो पेनेकोडर्म कहलाती है, अंदर की तरफ जो सेलुलर लेयर है वो कोएनोडर्म कहलाती है। इन दोनों के ही मध्य में एक नॉन सेलुलर मीजनकाइम उपस्थित होती है, यानी जिसमें जेलेटिन जैसा पदार्थ पाया जाता है, जेलेटिनस होती है। कुछ सेल्स पाए जाते हैं, हालांकि ये जो सेल्स हैं वो पेनेकोडर्म या कोएनोडर्म से आए हैं। और ख़ास बात यह है कि इस मीजनकाइम में स्केलेटल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कुछ कंकालीय संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये जो कंकालीय संरचनाएं हैं, यही स्पॉन्जीज का एंडोस्केलेटन बनाती हैं, उसका अंतःकंकाल बनाती हैं। ये कंकालीय संरचनाएं जो एंडोस्केलेटन बनाती हैं वो स्पॉन्जीज को सपोर्ट प्रदान करता है, अवलंबन प्रदान करता है। और जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स हैं, क्योंकि स्पॉन्जीज काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जेलेटिनस होते हैं, तो उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन या सुरक्षा भी देता है। तो अवलंबन और सुरक्षा देना इसका काम है इस एंडोस्केलेटन के अंतःकंकाल का, जो कि मीजनकाइम में पाया जाता है। इस अंतःकंकाल में क्या आते हैं, या तो स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स, या फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें प्रेजेंट हो सकता है। स्पिक्यूल्स क्या हैं? आपके कंटिकाओं की समान संरचनाएं हैं, जिन्हें कंटक बुलाया जाता है। तो ये जो स्पिक्यूल्स हैं ये पाए जा रहे हैं वहाँ पर। यह स्पॉन्जिन का फाइबर पाया जाता है, स्पॉन्जिन जो कि एक ऑर्गेनिक पदार्थ का बना होता है। तो हम इसमें से आज स्पिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्पिक्यूल्स को स्क्लेरेराइट्स भी बुलाया जाता है। ये जो स्पिक्यूल्स या कंटिकाएँ हैं, कंटक हैं, ये क्रिस्टल लाइक होते हैं अपीयरेंस में, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के समान, और सिंपल स्पाइंस होते हैं, या फिर हो सकता है कि एक से अधिक स्पाइन हो, यानी एक से अधिक इसमें एक्सिस या रेस देखने को मिले आपको। या तो सिंपल हो सकता है एक होता है, या उसमें एक से अधिक एक्सिस, अक्ष या रेस या किरणें हो सकती। ये जो स्पाइंस या स्पिक्यूल्स होते हैं वो एक ऑर्गेनिक पदार्थ के बने होते हैं, और उसके चारों तरफ जो है कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का डिपोजिशन होता है। सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता रहता है। तो इसलिए ये जो स्पिक्यूल्स हैं इनके कई टाइप्स होते हैं। इनकी संरचना के आधार पर, कंपोजिशन के आधार पर, साइज़ के आधार पर, यानी इनका जो साइज़ है वो कितना है, आकार कैसा है, या फिर इनकी में जो रेज या एक्सिस पाई जा रही हैं, जो किरणें या अक्ष पाए जा रहे हैं, उनकी संख्या के आधार पर। तो स्पिक्यूल्स या स्क्लेराइट्स जो कि कंटिकाएँ हैं, कंटक हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक पदार्थ के बने होते हैं, कार्बन कंटेनिंग पदार्थ के, जिसके चारों तरफ या तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो रहा है, जमा हो रहा है, या फिर सिलिका डिपॉजिट हो रहा है। तो इनमें अक्ष या किरणें जो हैं वो पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के या कितने प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम केवल कंपोजिशन की बात करें कि ये किस के बने हुए हैं, या तो कैल्शियम के बने हुए या सिलिका के, तो ये दो प्रकार के हो जाते हैं, कैलकेरियस या सिलीशियस। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और जो क्लास कैलकेरिया है स्पॉन्जीज की, उसमें ये पाए जाते हैं मेन रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। किस में पाए जाते हैं? क्लास कैलकेरिया में। तो स्पॉन्जीज में जो क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, यानी उसका क्लासेस में जो विभाजन हुआ है वो इसी आधार पर हुआ है कि मेनली उनमें स्पिक्यूल्स यानी जो स्केलेटन है, कंकाल संरचना है, वो कैसी है। तो क्लास कैलकेरिया जो है उसमें कैलकेरियस स्पिक्यूल्स मिलते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए। सिलीशियस स्पिक्यूल्स किसके बने होते हैं? सिलिका के, हाइड्रेटेड सिलिका के। और ये कौन सी क्लास की कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या कौन सी क्लास की विशेषताएं? हेक्स एक्टिनिलिडा क्लास की, जिसमें यूप्लेक्टेला आता है।
तो सिलिशियस स्पिक्यूल्स विशेषता हैं हेक्स एक्टिनिलिडा क्लास की, वर्ग की, जबकि कैलकेरियस स्पिक्यूल्स किसकी विशेषता है, वर्ग कैलकेरिया की। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम स्पिक्यूल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके साइज़ के आधार पर, माप के आधार पर। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, मेगा स्क्लेयर्स या माइक्रो स्क्लेयर्स। मेगा का मतलब होता है बड़ा, बिग इन साइज। तो ये जो मेगा स्क्लेयर्स हैं ये स्पिक्यूल्स बड़े होते हैं साइज़ में और मेन स्केलेटल फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं स्पॉन्जीज का, यानी जो मेन जो अंतः कंकाल है या कंकाल है वो इन्हीं स्पिक्यूल्स का बना होता है जो कि बड़े होते हैं आकार में, साइज़ में। दूसरे प्रकार के स्पिक्यूल्स हैं माइक्रो स्क्लेयर्स, जो कि माइक्रो का मतलब है छोटे से छोटा होते हैं साइज़ में, स्मॉलर होते हैं इनके मेगा स्क्लेयर्स के मुकाबले साइज़ में, और ये जो है इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं मेगा स्क्लेयर्स के बीच बीच में, कहीं भी मीज़ेनकाइम में। तो ये जो माइक्रो स्क्लेयर्स हैं, हालांकि ये जो है मेन स्केलेटन या जो कंकाल है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो जो मेन स्केलेटल फ्रेमवर्क है, आधारभूत संरचना है, कंकाली आधार है, वो किसका बना होता है, मेगा स्क्लेयर्स द्वारा बनाया जाता है, जो बड़े साइज़ के स्पिक्यूल्स होते हैं। अब हम देखते हैं स्पिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ एक्सिस और रेस के आधार पर, यानी उसमें कितने अक्ष या कितनी रेस पाई जा रही हैं। तो जनरली क्या होता है, अक्ष आप जानते हैं एक्स वाई जेड होते हैं, तो या तो एक अक्षीय स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, त्रिअक्षीय भी हो सकते हैं जिनमें 3 एक्सिस पाई जा रही हो। इसके अलावा रेस के आधार पर देखें तो एक जो अक्ष है जनरली, एक जो स्पिक्यूल है, अगर उसमें जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ यानी जो विकास हो रहा है उसका एक ही एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, मोनोएक्सॉन। मोनोएक्सॉन से मतलब जिसमें एक ही अक्ष हो और एक ही उस अक्ष के जो है उसमें ग्रोथ हो रही हो। अब ये है कि ऐसे स्पिक्यूल में ग्रोथ जो है दो प्रकार से हो सकती है, एक ही सिरे पर हो या फिर दोनों सिरों पर। अगर एक ही सिरे पर ग्रोथ हो रही है तो उसे मोन एक्टिनल कहते हैं, अगर दोनों सिरों पर ग्रोथ हो रही है तो डायएक्टिनल कहते हैं। तो एक अक्ष वाला स्पिक्यूल क्या कहलाता है आपका, मोनोएक्सॉन, जो कि एक सुई के समान आप इसे मान सकते हैं। अगर मान लो उसके दोनों सिरों पर ग्रोथ हो रही है तो उसे हम डायएक्टिनल बुलाते हैं, केवल एक ही सिरे पर अगर ग्रोथ हो रही है तो उसे हम मोनोएक्टिनल बुलाते हैं। मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स कैलकेरियस भी होते हैं, सिलिशियस भी होते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए या सिलिका के बने हुए। टेट्राक्सॉन की बात करें, ये दूसरा प्रकार है, तो इन्हें टेट्रेक्टाइन्स या क्वाड्री रेडिएट्स भी कहते हैं। क्वाड्री रेडिएट्स से मतलब है जिनमें 4 रेस पाई जा रही हो, यानी एक कॉमन पॉइंट है, एक समान पॉइंट है इन रेस का जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही हैं चारों रेस, चारों किरणें। जैसे सूरज में से किरणें ओरिजिनेट होती हैं वैसे यहाँ एक पॉइंट से 4 रेस निकल रही हैं, लेकिन ये चारों अलग अलग दिशाओं में पॉइंट कर रही हैं, तो इसको क्या बुलाते हैं हम, टेट्राक्सॉन। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप इसकी 4 जो है एक प्रकार से जो है एक्सिस हो गई, 4 रेज इनमें पाई जा रही हैं, इसलिए इन्हें क्या बुलाया जा रहा है, क्वाड्री रेडिएट्स। और इनमें जो ग्रोथ है वो इन चारों दिशाओं में हो रही है, तो इसलिए इन्हें टेट्राक्टाइन्स भी बुलाते हैं। अब ये कई डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, इनकी कई और प्रकार भी हैं, जैसे कि ट्राइन्स, जिसमें एक रे जो है इलोंगेटेड हो जाती है, यानी एक रे 4 में से लंबी हो जाती है और बाकी 3 जो छोटी रेज हैं वो क्या करती हैं, एक क्राउन के समान संरचना बनाती हैं उस रे के ऊपर, जो बड़ी हो गई है, जो लेंथ में लंबी हो गई है, उसके ऊपर बाकी 3 छोटी रेज, 3 छोटी किरणें एक क्राउन जैसा संरचना बना रही हैं, तो उसे ट्राइन्स कहते हैं। अगर मान लो चारों ही रेज इक्वल हों लंबाई में, यानी उनकी लंबाई समान हो, तो ऐसे स्पिक्यूल को कैल्थ्रोप्स बुलाया जाता है। अगर एक रे लॉस्ट हो जाए, यानी केवल 3 रे रह जाए 4 में से, तो वो ट्राई रेडिएट बन जाता है। ट्राई रेडिएट का मतलब जिसमें 3 रेस हों। और ये ट्राई रेडिएट कैसे बना आपका, टेट्रा रेडिएट में से जब एक रे लॉस्ट हो जाए, खो जाए, तो वो स्पिक्यूल ट्राई रेडिएट बन जाता है। ये कैलकेरियस स्पॉन्जीज का कैरेक्टरिस्टिक है कि उनमें ट्राई रेडिएट कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए जो इलोंगेटेड रे है, यानी केवल एक लंबी रे हो और उसके दोनों सिरों पर एक डिस्क के समान संरचना
प्रेजेंट हो तो उसे हम एम्फी डिस्क बुलाते हैं। एम्फी का मतलब होता है डबल, और डिस्क एक डिस्क के समान संरचना मौजूद हो तो वो एम्फी डिस्क हो जाती है। तो ये टेट्राहेक्सोन स्पिक्यूल्स के ही प्रकार हैं, ट्राइन्स, कैल्थ्रोप्स, ट्राइरेडिएट या एम्फी डिस्क। आगे के डायग्राम्स में हम इनकी संरचना और अच्छे से समझेंगे। अब तीसरा प्रकार है स्पिक्यूल्स का ट्राइहेक्सोन। ट्राइहेक्सोन से मतलब है जिनमें 3 अक्ष हों, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 अक्ष तो होते हैं, तो ये जो 3 अक्ष हैं, हर एक अक्ष की 2 रेखाएं होती हैं, तो देखा जाए तो ये हेक्साएक्टिनल स्पिक्यूल्स हो गए। तो ये जो तीनों अक्ष हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस करते हुए दिखाई देते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो इसे जब आप देखेंगे तो ये जो है हेक्साएक्टिनल कहलाता है, क्योंकि देखने पे इसके 6 सिरे आपको मिलेंगे, लेकिन अक्ष केवल 3 हैं, तो इसलिए इसे हेक्साएक्टिनल स्पिक्यूल कहते हैं। और ये सभी 6 रेस जो हैं वो एक ही सेंट्रल पॉइंट से निकल रही, तो 3 अक्ष हैं लेकिन रेस जो हैं वो 6 हैं। ऐसे स्पिक्यूल्स जो हैं क्लास हेक्साएक्टिनिलिडा यानी ग्लास स्पॉन्जीज में पाए जाते हैं, उनकी विशेषता, और ये सिलिका के बने होते हैं। पॉलीहेक्सोन की बात करें तो ये जो स्पिक्यूल्स हैं इनमें कई सारी बराबर की रेस जो हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये है मोनएक्टिनल मोनोहेक्सोन, यानी इसकी एक रे यानी एक ही दिशा में केवल एक ही सिरे पर ग्रोथ हो रही है। जो दूसरा सिरा है ये पॉइंटेड नहीं है, जो पॉइंटेड सिरा है जहाँ पर ग्रोथ हो रही है वो ये है, और ये वाला राउंडेड है, यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, मोनएक्टिनल मोनोहेक्सोन। अक्ष एक ही है लेकिन केवल एक सिरे पर ग्रोथ हो। अगर ये ग्रोथ जो है वो दोनों सिरों पर हो रही होती तो उसे हम डाईएक्टिनल बुलाते, जैसा कि इसमें है डाईएक्टिनल मोनोहेक्सोन। ये एंड भी पॉइंटेड है, ऊपर वाला एंड भी पॉइंटेड है, तो इसलिए डाईएक्टिनल मोनोहेक्सोन है, क्योंकि इसमें दोनों सिरों पर ही ग्रोथ हो रही है। ये कर्व्ड मोनोहेक्सोन है, यानी कि मुड़ा हुआ। ये है ट्राइन, जैसे मैंने बताया एक लंबी रे है इसमें, और उसके ऊपर बाकी तीनों रेस का क्या है, एक क्राउन है, मुकुट के समान है, तो इसे क्या बुलाते हैं, ट्राइन्स। ये है टेट्राहेक्सोन, यानी 4 रेस हैं, 1 2 3 और 4। ये है कैल्थ्रोप्स, यानी इसमें क्या है, चारों रेस समान है लंबाई में। ये है ट्राइरेडिएट, यानी इस टेट्रारेडिएट में से एक रे होने से एक ट्राइरेडिएट 3 रेस वाला स्पिक्यूल बन गया। इसके बाद है एम्फीडिस्क, टेट्राहेक्सोन का ये एक और प्रकार जिसमें एक एलोंगेटेड रे है और उसके दोनों सिरों पर डिस्क मौजूद है, तो ये है एम्फीडिस्क। ये है हेक्साएक्टिनल ट्राइहेक्सोन, जिसमें आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 सिरे या 6 रेस हैं, लेकिन अक्ष 3 है। ये एक अक्ष हो गई, ये दूसरी अक्ष, ये तीसरी अक्ष, 3 एक्सिस, लेकिन रेस कितनी है, 6। ये है पॉलीहेक्सोन्स, यानी कई सारी रेस किरणें एक ही पॉइंट से निकल रही हैं। तो ये सब एग्जांपल है स्पिक्यूल्स के। तो स्पिक्यूल्स में क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से रेस या एक्सिस जो है ओरिजिनेट हो रही। ये अलग अलग प्रकार के स्पिक्यूल्स हो गए। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल्स, यानी इन स्पिक्यूल्स का विकास किस प्रकार से होता है स्पॉन्जीज में। तो स्पिक्यूल्स जो हैं वो स्क्लेरोब्लास्ट द्वारा सिक्रीटेड होते हैं, यानी स्क्लेरोब्लास्ट नाम के जो सेल्स हैं वो इन्हें सिक्रीट करते हैं। ये मीजनकाइम में ही पाए जा रहे हैं ये सेल्स। तो इसके प्रोसेस को अगर हम देखें तो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने स्पिक्यूल्स होते हैं उनमें ये प्रोसेस अच्छे से स्टडी किया गया है। तो पहले हम देखते हैं मोनोहेक्सोन स्पिक्यूल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो कैल्केरियस स्पॉन्जीज में जो मोनोहेक्सोन स्पिक्यूल है उसे एक स्क्लेरोब्लास्ट जो है सिक्रीट करता है,
और ये स्क्लेरोब्लास्ट नाम का जो सेल है, ये जो कोशिका है वो बाईन्यूक्लिएट होती है, यानी इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये 2 न्यूक्लियस कैसे आए? जो एक मान लीजिए एक नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल स्क्लेरोब्लास्ट नाम की कोशिका, उसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ, उससे क्या हुआ, एक बाईन्यूक्लिएट यानी एक ऐसा सेल फॉर्म हुआ जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। अब ये जो स्क्लेरोब्लास्ट है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, उनमें क्या है, 2 न्यूक्लियस के बीच का जो साइटोप्लाज्म है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नाम का जो पदार्थ है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है। 2 न्यूक्लियस के बीच में वो कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे डिपॉजिट हो रहा है, एक रेखा में, एक अक्ष में उसकी ग्रोथ होती है और धीरे धीरे वो दोनों न्यूक्लियस को एक दूसरे से दूर करता जाता है। इस दौरान क्या होता है, वो दोनों न्यूक्लियस जब एक दूसरे से दूर जाते हैं, अंत में अल्टीमेटली क्या होगा कि 2 सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, एक सेल एक न्यूक्लियस के साथ और दूसरे न्यूक्लियस के साथ दूसरा सेल फॉर्म हो जाएगा। उसमें से जो एक सेल है जो कि अंदर वाले सिरे पर रहेगा उसे हम फाउंडर सेल बुलाते हैं, जबकि दूसरा सेल जो कि आउटर वाले बाहरी सिरे पर मौजूद है उसे हम थिकनर सेल बुलाते हैं। अंदर वाला सिरा कौन सा है? अंदर वाला सिरा स्पिक्यूल का वो है जो कि बॉडी वॉल में जो यानी जो शरीर भित्ति है स्पॉन्जिस की उसमें धंसा रहेगा, जबकि बाहर का जो सिरा है बाहर निकला होगा बॉडी से, उस पर थिकनर सेल और फाउंडर सेल कहाँ? अंदर वाले सिरे पर। फिर क्या होता है, धीरे धीरे फाउंडर सेल जो है अंदर की तरफ और मूव करता है और धीरे धीरे लंबाई को बढ़ाता जाता है, स्पिक्यूल की लेंथ को डिटरमाइन करने का काम कर रहा है एक तरह से, जहाँ पे जाके वो रुकेगा उतनी ही लेंथ होगी स्पिक्यूल की। थिकनर सेल का काम क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन करता जाता है, वो भी धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव होगा। अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, ये दोनों सेल्स अंदर आ गए हैं, मीसेनकाइम में ये चले जाएंगे और स्पिक्यूल पूरी तरह से फॉर्म हो चुका है। अब क्या है, जो स्क्लेरोब्लास्ट एक कैलकेरियस स्पिक्यूल बना रहा है उसे हम कैल्कोब्लास्ट बुलाते हैं, जबकि ऐसी स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका जो कि सिलिशियस स्पिक्यूल, ऐसा स्पिक्यूल बना रही जो कि सिलिका का बना हुआ, उसे हम सिलिकोब्लास्ट बुलाते हैं। फिर देखते हैं हम ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है। ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल के केस में क्या होगा, 3 स्क्लेरोब्लास्ट होंगे। ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल में क्या है, 3 रेस हैं, इसलिए 3 स्क्लेरोब्लास्ट होंगे। उनमें से हर एक स्क्लेरोब्लास्ट 2 सेल्स बनाएगा, एक फाउंडर एक थिकनर, फाउंडर सेल अंदर वाले सिरे पर, थिकनर सेल बाहरी वाले सिरे, और फिर वही एक स्पिक्यूल का सिक्रीशन करेंगे। ये 6 के 6 सेल हो गए आपके, हर एक जो जोड़ा है जिसमें 2 सेल आ रहे हैं वो अपने बीच में एक स्पिक्यूल का सिक्रीशन करते जाएंगे। लास्ट में ये तीनों स्पिक्यूल जब ज्वाइन हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो एक ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल बन जाएगा। बाकी स्पिक्यूल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, अगर मान लो टेट्राहेक्सोन स्पिक्यूल या क्वाड्री रेडिएट स्पिक्यूल बनना है जिसमें 4 रेस होती हैं, तो उसके लिए एक और स्क्लेरोब्लास्ट आ जाएगा, यानी 4 स्क्लेरोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं मिलकर उसे बनाएंगी। हेक्साक्टिनल स्पिक्यूल्स के केस में क्या होगा, जिसमें 6 रेस होती हैं, उसके लिए क्या होगा, एक सिंगल जो सिलिकोब्लास्ट होता है, क्योंकि हेक्साक्टिनल स्पिक्यूल सिलिका के ही बनते हैं, तो एक जो सिंगल सिलिकोब्लास्ट है वो डिवाइड होता जाएगा, उसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न लगातार होता जाएगा, सेल डिवीज़न नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, एक मल्टी न्यूक्लिएट मास बनेगा जिसमें कई सारे न्यूक्लियस उपस्थित हैं। वो जो संरचना है उसमें ये हेक्साक्टिनल स्पिक्यूल्स फिर सिक्रीट होता है। अब हम यह डायग्राम देख सकते हैं, ये मान लीजिए आपका स्पिक्यूल है, मोनोहेक्सोन स्पिक्यूल, ये एक स्क्लेरोब्लास्ट है और ये जो स्क्लेरोब्लास्ट है अब ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, इनमें से एक फाउंडर सेल है, एक आपका थिकनर सेल। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 3 स्क्लेरोब्लास्ट हैं, 1 2 और 3, और हर एक में एक फाउंडर एक थिकनर सेल है। तो इस तरह से 6 सेल्स हो गए। फाउंडर अंदर वाले सिरे पर रहेंगे 3, बाकी के 3 थिकनर आउटर सिरों पे, आउटर वाले एंड्स पे पाया जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। कौन सी कोशिकाओं के द्वारा? स्क्लेरोब्लास्ट। अगर कैलकेरियस स्पिक्यूल है तो उसे हम कहते हैं कैल्कोब्लास्ट। सिलिका का स्पिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो उस सेल को बुलाते हैं सिलिकोब्लास्ट। ठीक है, ये था हमारा आज का